गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने कल के वीडियो में पढ़ा था अशोक के बारे में। मौर्य वंश अशोक के बारे में हमने बात करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में संपूर्ण कहानी बता दी। कैसे कैसे उसने कार्य किया होगा, कैसे कैसे वो एक राजा बना होगा और राजा बनने में उसके साथ में किस किस ने योगदान दिया होगा और कैसे कैसे उसने अन्य सेनाओं से भी मदद ली होगी। ये सारी बात हमने चंद्रगुप्त मौर्य में पढ़ी थी। उसके बाद हमने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही हमने देखा कि 12 साल का अकाल सूखा पड़ा होगा, जिस कारण उसे जैन विधि से जो है अपनी हत्या करनी पड़ी। इस बात को हमने पढ़ लिया था। उसके बाद उसके पुत्र बिंदुसार की स्टोरी पढ़ी, कैसे कैसे उसका जन्म हुआ होगा, कैसे कैसे उसका नाम बिंदुसार पड़ा और उसके जन्म में किस किस का योगदान रहा होगा। ये सारी बातों को जानते हुए हमने बिंदुसार की स्टोरी के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे कैसे बिंदुसार ने सीरिया के राजा से किन किन चीजों की डिमांड की होगी और उन डिमांडों में क्या पूरी हुई और बाद में उन्हें क्या क्या पूरी करनी पड़ी होगी। इसके बाद हमने कल के लेक्चर में देखा कि बिंदुसार के जो है दो पुत्रों के बारे में हमने विशेष चर्चा दी, जिसमें सुसीम और अशोक के बारे में बात करी हमने और अशोक के एक छोटे भाई के बारे में बात करी जो उसका एक सगा भाई रहा होगा। बिंदुसार की शादियों के बारे में बात करी कि बिंदुसार ने कितनी शादियां करी, कितने उसके पुत्र थे। उसके बाद हमने देखा कि अशोक के शासनकाल के बारे में बात हुई हमारी कि अशोक ने किस तरीके से भारत के साथ साथ अन्य देशों पर भी अशोक का कब्जा हो गया होगा। उसके साथ साथ हमने देखा कि कैसे कैसे अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ होगा। आज चर्चा करेंगे उसी हृदय परिवर्तन की एक बार फिर से, और चर्चा करते हुए आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको लगेगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अशोक का क्वेश्चन बनता होगा तो शायद इस लेक्चर से हमें बहुत ज्यादा ज्ञान मिलने वाला है। बात करेंगे अगर उसके धर्म परिवर्तन में, तो हमने आपको बताया था कि कलिंग युद्ध के कारण उसका जो है धर्म परिवर्तन हुआ होगा। जितना भी उसका जो मन परिवर्तन हुआ होगा कलिंग युद्ध से हुआ है। कैसे कैसे उसमें कलिंग युद्ध के बाद वहां की महिलाओं ने उसे जो है खूब जो है लालतियां दी होंगी, बहुत ज्यादा एक तरीके से उसे जो है बातें कही होंगी ऐसी कि जो अशोक के दिल को लग गई होंगी। इसके साथ साथ हमने एक व्यक्ति और बताया जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने जो है अशोक को खूब ललकारा होगा, खूब डांटा पीटा होगा इस मामले में कि क्या कसूर था उन लोगों का जिन लोगों को आपने बिना कसूर के मार दिया। इस कारण जब अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया होगा, तो अशोक के हृदय परिवर्तन होने के बाद हम ये देखते हैं इतिहास में कि उसने 14 बड़े लेख और 14 बड़े शिलालेख और 13 छोटे शिलालेखों का जो है निर्माण करवाया है। उसके साथ साथ हमने आपको बताया 7 उसने स्तंभ बनवाए हैं। ये कल हमने चर्चा अपने चलते समय वीडियो में कर ली थी। आज उसी बात को एक बार फिर से चर्चा करते हुए हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो चर्चाएं बनती हैं वो ये बनती है कि इसने जो शिलालेख लिखवाए होंगे, तो उन शिलालेखों की प्रेरणा उसके पास कहाँ से आई, कि कैसे प्रेरणा आई कि मुझे शिलालेख लिखवाने चाहिए, मुझे अपनी गलतियों को या मुझे अपनी इन बातों को जो है जो आगे भी लोग ध्यान रखें, उन बातों को उसने कहाँ से सीखा होगा। तो सबसे पहले अगर चर्चा की जाए, अगर अशोक के बारे में चर्चा की जाए, तो आपसे ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि अशोक की जब हम चर्चा करेंगे कि अशोक एक महान राजा था, ये सब जानते हैं, अशोक सम्राट के बारे में हम सब जानते हैं। अशोक के बारे में हमने आपको बता दिया था, देखने में किस प्रकार रहा होगा, ये सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। तो सबसे पहले अगर अशोक के शिलालेखों की बात होगी आज, तो हम जब अशोक के शिलालेख की बात कर रहे हैं, तो शिलालेख में सबसे पहले हम अगर समझेंगे तो नंबर फर्स्ट पॉइंट पे समझेंगे प्रेरणा के बारे में, कि इसे प्रेरणा कहाँ से मिली है कि मुझे शिलालेख लिखवाने चाहिए। तो अगर आपसे प्रेरणा पूछ ली जाए तो आप तुरंत बताएंगे कि ईरान के जो है ईरान के जो दारा प्रथम थे, जो राजा थे वहां के ईरान के, वो शिलालेख लिखवाया करते थे और उनके शिलालेखों को देखते हुए इससे प्रेरणा मिली है कि मुझे भी भारत में ऐसे शिलालेखों का निर्माण करवाना चाहिए। इसके बाद जो इतिहास याद करे और इतिहास के बाद अगर बात की जाए, दुनिया जब उन्हें पढ़े तो पढ़ने के बाद उसे इस बात का ज्ञान हो जाए कि जो गलतियां एक महान सम्राट ने गलती की होगी, मुझे गलतियां वो नहीं करनी होगी। ठीक, तो आपसे अगर पूछी जाए तो प्रेरणा के बारे में, तो आप बता देंगे ईरान के जो राजा रहे होंगे, ईरान के, मैं आपसे बोल दे रहा हूं, ईरान के दारा प्रथम से। ये केवल शॉर्ट में मैंने आपको ये लिख दिया, आप नोट्स बनाएंगे तो इन बातों को जैसा मैंने बोला वैसे आप इन बातों को लिख पाएंगे। इसके बाद हमने आपसे कहा शिलालेखों में उसने 14 तो बड़े शिलालेख लिखवाए, बड़े शिलालेख बोल सकते हैं, और शिलालेख भी जो लिखवाए गए बड़ी बड़ी चट्टानों पर लिखवाए गए हैं आपके। तो चट्टान करके भी लिख देता हूं मैं आपको, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। तीसरे नंबर पे याद करेंगे 13 छोटे शिलालेख हैं आपके, छोटे बात कर ली हमने। और अगर बात करी जाए चौथे नंबर पे, तो 7 आपको मैंने स्तंभ लेख बताए थे आपको, स्तंभ लेख। और स्तंभ लेख किस तरीके से हुआ करते थे एक बार फिर से बना के बता देता हूं मैं आपको। स्तंभ लेख में मैंने आपसे कहा था इस तरीके के स्तंभ हुआ करते थे, ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ करते थे,
ये भाषा पूछ ले तो आप बता देंगे प्राकृत भाषा थी। और प्राकृत भाषा के साथ साथ अगर आपसे पूछ ले तो ऊपर इस तरीके से ना ये जो बॉक्स बनाया है मैंने, यहाँ पे एक जानवर का जो है चित्र अंकित हुआ करता था, जानवर बना हुआ करता था। अब जानवर अगर आपसे पूछ ले तो जानवर में क्या क्या है जो बौद्ध धर्म के से रिलेटेड थे, जैसे कि मैंने कहा शेर हो गया, घोड़ा हो गया, आपका हाथी हो गया, हाथी के साथ साथ मैंने कहा बैल हो गया। इस तरीके से जानवर इस पे अंकित है, जानवरों की आकृति बनी हुई है। 7 आपके शिलालेख, आप जो स्तंभलेख आप ध्यान रखेंगे। ये बात आपको याद हो गई होगी। कहां से प्रेरणा मिली है? ईरान के दारा प्रथम से मिली है। इतनी बातें सुनकर आपको लगने लगा होगा कि आगे की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद हम अगर आपसे बात करें, अब इन शिलालेखों की भी भाषा पूछ ली जाती है कभी कभी। अगर आपसे भाषाएं पूछी जाए इसकी, इस पर कौन सी लिपि पूछी जाए तो लिपि का ध्यान रखेंगे। पहले नंबर पर जो अशोक के शिलालेखों में जो देखने को मिली हमें, वो ब्राह्मी लिपि देखने को मिली है। ब्राह्मी लिपि प्लस प्राकृत लिपि मिली है आपकी, ब्राह्मी प्लस प्राकृत। तो ब्राह्मी प्लस प्राकृत के बारे में अगर आपसे पूछ ले ये कैसी लिपि होती है तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे ये लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो जब ब्राह्मी प्लस प्राकृत लिपि में मिले हैं, बाएं से दाईं ओर मिले होंगे। इसके बाद दूसरे नंबर की अगर बात करें तो हम खरोष्टी के बारे में याद कर लेंगे। खरोष्टी लिपि सर ने बताई थी, क्या थी खरोष्टी लिपि? जिस प्रकार उर्दू होती है दाएं से बाएं, उस तरीके से खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी आपकी। 2 लिपियों के बारे में आपको चर्चा हो गई। 4 लिपियां आपको पढ़नी है। तो ब्राह्मी और प्राकृत लिपि में आपने देखा बाएं से दाएं लिखी जाने वाली लिपि को ब्राह्मी या प्राकृत लिपि बोलते हैं। उसके साथ साथ खरोष्टी लिपि हमने आपको बता दी। खरोष्टी लिपि में क्या होता है? दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। और तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो तीसरी लिपि आप याद कर लेंगे अरमाइक लिपि। अरमाइक लिपि, तो अरमाइक लिपि आपसे पूछी जा सकती है, ये क्या है, क्या खास बात है इसमें? तो आप बताएंगे ये लिपि ईरान की लिपि है, तो ईरानी है ये लिपि, ईरानी लिपि में भी पाए गए। और चौथी लिपि की अगर आपसे बात कर ली जाए तो चौथी लिपि के बारे में आप बात करेंगे, आपकी ग्रीक भाषा के बारे में बात करेंगे या ग्रीक लिपि के बारे में बात करेंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए शिलालेखों के बारे में बात क्लियर हो गई, कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं। चट्टानों के बारे में क्लियर हो गई आपकी बात। लिपि के बारे में क्लियर हो गई, कौन कौन से जानवर उस पर अंकित हैं इसकी बात क्लियर हो गई, कौन कौन सी भाषाओं में है ये, इसकी बात आपको क्लियर हो गई। अब दूसरी बात जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनती है वो ये बनती है, आपसे ये कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि ये जो शिलालेख लिखवाए गए इन्हें पता कैसे चला होगा हमें कि इन शिलालेखों पर क्या लिखा हुआ है, ये हमने जांच किस प्रकार की होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि 1750 में सबसे पहले टील पैंथर, नाम लिख दिया है मैंने टील पैंथर। तो टील पैंथर ने इस पर देखा और देखने के बाद चर्चा करी है इस पर, टील पैंथर ने किसमें? 1750 में। उसके बाद अगर बात करें तो कोई इन्होंने पढ़े नहीं है, ये सबसे पहले विचार करने वाले व्यक्ति हैं। आपसे पूछा जा सकता है विचार करने वाले सबसे पहले किसने इस लिपि को देखा, तो आप बता देंगे 1750 में। इन चीजों को, इन चट्टानों को, इन शिलालेखों को जो देखा होगा किसने देखा? टील पैंथर ने देखा, 1750 में देखा। उसके बाद दूसरी बात आ सकती है आपकी, इन्हें पढ़ा किसने है और कब पढ़ा है, ये बात आपको पता होगी शायद। तो 1837 में पढ़े गए, ये 1837 में पढ़े गए और उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ये आपने पढ़ रखे होंगे शायद, जेम्स प्रिंसेप के बारे में पढ़ा होगा कि इन्होंने जो है इनके शिलालेखों को पढ़ा है 1837 में। ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। इसके बाद चर्चा करेंगे हम, कल हमने कुछ बात बताई थी आपको चलते चलते, हमने कहा था कि इन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए, जिसपे हमने स्तूप और चैत्य की कल चर्चा की थी। एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे इस बात की कि देखिए स्तूप क्या हुआ करते थे। पहले स्तूप को समझेंगे हम। स्तूप क्या थे? स्तूप थे अवशेषों को जो सही से जो सुरक्षित रखे जाते होंगे। जैसे कि मैंने कहा महात्मा बुद्ध का बाल मिल गया, पैर का नाखून मिल गया, कोई भी चीज वस्तु मिल गई, महात्मा बुद्ध का ही नहीं केवल महात्मा बुद्ध के साथ साथ मैं कहूं उनके अनुयायियों का मिल गया, तो उन लोगों के ना अनुयायियों के जो भी शरीर का पार्ट्स वगैरह मिल जाया करता था,
तो उस चीज को जो है एक जगह इकट्ठा करके और वहां पे ना पत्थर का इस प्रकार से बना दिया करते थे, जैसा मैं आपको बना रहा हूं, ये बना दिया करते थे। तो इसे हम स्तूप बोला करते थे। ठीक है, तो ये कितने हैं स्तूप की संख्या पूछ रहे हैं अगर आपसे, तो आप बता देंगे 84,000 बताए थे सर ने। ये तो हो गया स्तूप। स्तूप के बाद चर्चा होती है चैत्य की, कि चैत्य क्या है। तो अगर आपसे चैत्य पूछ ले तो आप बताएंगे कि सर ने बताया था हमारे कि जो स्तूप है और उन स्तूपों की ही घेराबंदी अगर कर दी जाए, ये कर दी, और उसकी फिर चार दीवारी कर दी जाए, ये कर दी चार दीवारी, तो इस घेराबंदी के चारों ओर जो व्यक्ति इनके अनुयायी या बौद्ध भिक्षु जो भी रहे होंगे वो बैठकर इन पर याद करें, इन पर चर्चाएं करें, तो ऐसी भूमि को हम चैत्य बोलते हैं। क्लियर हो गई होगी बात, चित्र के अनुसार ये दोनों बातें क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बात आती है बिहार की। तो बिहार को आपको मालूम ही है, मैं आपको पीछे बता चुका हूं, जैसे बेड़ूवन बिहार वगैरह के बारे में चर्चा करी थी हमने महात्मा बुद्ध के समय में, कि बिहार का अर्थ होता है कि एक ऐसा स्थान जहां पर बौद्ध भिक्षु आए और शिक्षा प्रदान करें, वहां पे रह सकते हो, वहां पे जो है ज्ञान ले सकते हो या ज्ञान दे सकते हो, ऐसे स्थान को हम बिहार बोला करते थे। तो ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। यहां तक बात अगर आपके क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। और आगे बहुत इंपोर्टेंट लेक्चर बनने वाला है, क्योंकि आज हम 14 के 14 शिलालेख पढ़ेंगे इनके, और 14 के 14 में क्या इन्होंने बताया है उनके बारे में हम चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। तो कितने शिलालेख हैं, आपसे शिलालेख पूछे तो आप बता देंगे 14 शिलालेख हैं। और कल हमने बताया था आपको कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस पे किया है, 13वें शिलालेख में किया है, उस पर उसने अपना माफीनामा लिखवाया है। ये बात हमने कल के लेक्चर में या परसों के लेक्चर में आपको बता दी थी। आज जब 14 के 14 पढ़ेंगे तो एक बार फिर से 13वें के बारे में चर्चा होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। 14 शिलालेख है, मैं आपके शिलालेख यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, शिलालेख 14 हैं, और शिलालेख 14 के 14 के बारे में हम डिटेल करेंगे आज, क्या है और क्या खास बात है इनमें। 14 शिलालेख हैं। देखिए पहले शिलालेख की चर्चा करेंगे। पहले शिलालेख में इन्होंने पशु बलि की निंदा करी है। पशु बलि की निंदा यानी जानवरों को मारना सही नहीं है, इनके अनुसार इन्होंने ये बोल दिया। तो पशु बलि की निंदा किसमें करी, पहले शिलालेख में करी है। दूसरा शिलालेख, दूसरा यानी दो हो जाएंगे, अब दूसरे नंबर का आएगा तो दोनों करके याद करेंगे कि सर ने बताया था दूसरे का मतलब दोनों, और दोनों में बताया था इन्होंने ये बताया है कि मनुष्य के साथ साथ पशुओं की भी चिकित्सा का प्रारूप होना चाहिए। तो मनुष्य प्लस पशु दोनों की चिकित्सा की बात हुई है इसमें। मनुष्य प्लस पशु दोनों की चिकित्सा, ये बात आपके याद हो गई होगी शायद, दो आपको याद हो गए आसानी से। पहले में आपने क्या पढ़ा, पशु बलि की निंदा। दूसरे में क्या पढ़ा आपने, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा का प्रावधान होना चाहिए। तीसरे में क्या कहा है, तीसरे में इन्होंने कहा है कि जो मैंने अपने राज्य में जितने भी अधिकारी रखे हैं उन्हें हर 5 वर्ष के अंतराल में जो है अपने अपने राज्यों का दौरा करना चाहिए, जिससे कि उन्हें पता रहना चाहिए कि उनके साथ में या उनके प्रजा के साथ में क्या व्यवहार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप बता देंगे 5 वर्ष बाद अधिकारियों का प्रांतों का दौरा बताया गया है। 3-5 यानी तीसरे में 5 वर्ष की बात हुई है। 5 वर्ष बाद अधिकारियों का प्रांतों में दौरा। 3 याद हो गए आपको। चौथा चलेंगे। देखिए चौथे में क्या है, चौथे में इन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल किया है। चौथे में इन्होंने ये बोला है कि जो भेरी घोष होते हैं, भेरी घोष निकाले जाएं या धम घोष निकाले जाएं। भेरी घोष आपने देखे होंगे आपके यहाँ, कभी कभी सुबह को जो है मंडली वगैरह आती हैं और वो निकल के जब जाती हैं तो वो कीर्तन वगैरह गाते हुए जा रही होती हैं। तो भेरी घोष या धम घोष निकाले जाएंगे। अब उसका भी कारण पूछ ले अगर आपसे, तो उसका कारण बताएंगे कि आपको युद्ध नहीं करना है। उसमें जो भेरी घोष और धम घोष हुआ करते थे वो इस तरीके से वहां पे जो है मतलब लोगों को जागरूक किया करते थे कि आपको युद्ध से दूर रहना है, किसी भी तरीके से कोई हत्या पे आपको अपने ओर पाप नहीं लेना है। इसके बाद
3 हो गए, 4 हो गए। पहले में हमने क्या पढ़ा, पशु बलि की निंदा कर दी। दूसरे में हमने पढ़ा मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा के बारे में पढ़ा। तीसरे में हमने पढ़ लिया कि 5 वर्ष बाद अधिकारी प्रांतों का दौरा करेंगे। और चौथे में पढ़ लिया हमने भीरी घोष या धम घोष का मतलब हो गया आपका युद्ध ना हो, इस वजह से जो है लोगों को इन्होंने कहा कि आप लोग जाइए और जाके जो है लोगों में ज्ञान बांटिए। अब ज्ञान बांटने वाले भी कहीं ना कहीं से आते ही होंगे, तो ज्ञान बांटने वाले ये कहां से आएंगे, तो ये बात चर्चा करी इन्होंने 5वें में। 5वें में क्या करा है इन्होंने, धम महामात्रों का की नियुक्ति करी है इन्होंने। और धम महामात्र कौन है हमारे अकॉर्डिंग, हमने आपको बता दिया, ये वो हैं जो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ा रहे होंगे, जो उसका प्रचार कर रहे होंगे। तो प्रचार करने वालों की नियुक्ति करी गई है। ये किस पे बात हुई है, 5वें में हुई है। छठे की बात करें, छठे में अगर बात करें तो छठे में इन्होंने आत्मनियंत्रण करा है। छठे अभिलेख में इन्होंने बताया आत्मनियंत्रण, इसका मतलब क्या होता है। अब इसका मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप ये बताएंगे, इस वाले अभिलेख में इन्होंने कहा है कि प्रजा प्लस राजा एक दूसरे के भाग हैं और ये एक दूसरे से कभी भी मिल सकते हैं। जैसे कि पहले राजा से कोई एकदम आकर तो मिल नहीं सकता, तो इन्होंने कहा है आत्मनियंत्रण करता हूं मैं, अपने आप को प्रजा के लिए सौंपता हूं, प्रजा मुझसे कभी भी आपके किसी भी परेशानी में कभी भी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि पहले उसे मिलने से पहले मेरे लिए अर्जी लगानी पड़ेगी या मेरे नीचे की पोस्टों से कहना पड़ेगा, वो आकर मेरे पास तक किसी तरीके से उनके विचार मेरे पास तक पहुंचाएंगे, फिर मैं उनसे सुनूंगा, ना कि प्रजा के द्वारा। तो इसमें बताया इन्होंने आत्मनियंत्रण, यानी कोई भी प्रजा का व्यक्ति जो परेशान है वो मुझसे आके मिल सकता है। इसके बाद बताया सहिष्णुता के बारे में बताया है आपका सातवां आप याद कर लेंगे, सहिष्णुता के बारे में बताया है। इसका मतलब हो गया सभी धर्मों का सम्मान करा है इन्होंने। इसमें बताया है सभी धर्मों के सम्मान के बारे में बात हुई है। तो ये बात आपको 7 याद हो गए, आधे याद हो गए, और आधे एक बार फिर से याद करेंगे, हम फिर पढ़ेंगे। क्या पढ़ा हमने, पहले में पढ़ा पशु बलि की निंदा, ठीक। दूसरे में हमने क्या पढ़ा, दूसरे में पढ़ा मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा करनी है हमें। तीसरे में हमने पढ़ा कि 5 वर्ष बाद अधिकारी जो हैं, जितने भी इनके पोस्ट दी रखी होंगी इन्होंने अपने सल्तनत में, कि वो प्रांतों का दौरा करेंगे, देखेंगे कि प्रजा खुश है या नहीं है। चौथे में हमने पढ़ा भीरी घोष धम घोष, ये केवल उसलिए किए जाते थे कि लोग बाग जो युद्ध में आगे बढ़ते हैं तो वो किसी प्रकार से युद्ध ना करें। इसके बाद हमने 4 पढ़ ली है। 5 में मैंने पढ़ा कि इसमें जो प्रचार करने वाले चौथे में रहे होंगे, तो 5वें में उनकी नियुक्ति के बारे में बात की गई है। छठे में बताया है आत्मनियंत्रण की, प्रजा और राजा कभी भी आपस में एक दूसरे से मिल सकते हैं, इनके बीच में कोई भी बाउंडेशन नहीं होगी। और 7वें में बताया सहिष्णुता के बारे में कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए हमें, और सभी धर्मों के सम्मान के बारे में चर्चा हुई है 7वें में। 8वें में क्या करा है इन्होंने, 8वां थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपोर्टेंट हो जाता है, इसके अंदर से एक क्वेश्चन बनता है। देखिए क्या है, इन्होंने 8वें में धम यात्रा का वर्णन करा है। इन्होंने धम यात्रा का वर्णन करने का मतलब ये 2 बार घूमने का चर्चा करा है। एक बार 10 वर्ष के अंतराल में गए थे अपने, और एक बार 20 वर्ष के, जब ये राजा बन गए होंगे तब। तो 10 वर्ष और 20 वर्ष में ना ये घूमने गए तो ऐसे स्थान पर गए जहां पे महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। तो 10वें वर्ष तो गए थे ये बौद्ध गया, और 20वें वर्ष गए थे लुम्बिनी, ठीक है। तो 10वें वर्ष कहाँ गए, ये गए बौद्ध गया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बौद्ध गया कौन से पीरियड में गए थे, जब इनके समय 10 वर्ष का हो गया था राजा बने हुए। और 20 वर्ष में गए थे ये लुम्बिनी। और लुम्बिनी जब गए होंगे तो इन्होंने देखा ये तो वो स्थान है जहां पे जो है इनका महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है। तो इस बात से प्रभावित होकर इन्होंने वहां पर टैक्स फ्री कर दिया है, वहां से कर फ्री कर दिया है लुम्बिनी से। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक ने कहाँ का टैक्स फ्री किया है। तो आज आपको ये क्वेश्चन याद हो गया बातों ही बातों में, जब आपने ये 14 के 14 इनके शिलालेखों के बारे में चर्चा दी। तो पता चल गया हमें कि इन्होंने जो है, हमने 8वें शिलालेख में ये पढ़ा है कि इन्होंने 10वें वर्ष और 20वें वर्ष जो है 2 यात्राएं के बारे में वर्णन किया है। इसमें 10वें में आपकी बोध गया की, और 20वें में बताया लुम्बिनी की। और लुम्बिनी जब गए होंगे तो इन्होंने देखा ये महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है, इसलिए इन्होंने क्या करा, वहां पे कर मुक्त कर दिया। तो मैं आपको लिख दे रहा हूं आगे, यहां पर कर मुक्त हो गया है। बताइए इतनी बात क्लियर हो गई।
8 तक क्लियर हो गए। 9वें पे चलते हैं, 10वें पर चलते हैं। तेजी से 9वें और 10वें की चर्चा करेंगे। देखिए नमा क्या है। नमा बहुत छोटा सा आप ध्यान से रखेंगे। 9वें में इन्होंने बताया समारोह की निंदा करी है कि लोग बाग जबरदस्ती इतना बड़ा समारोह करते हैं, शादी वगैरह में इतना जो पैसा खर्च करते हैं। तो अशोक ने इस बात की निंदा करी है कि कोई समारोह ना करें। आप इतना सारा पैसा जरा सी देर में वेस्ट कर देते हैं और पूरी जिंदगी लगा देते हैं आप कमाने में। तो समारोह की निंदा भी अशोक ने भी की है। किसमें की है? आपके 9 नंबर शिलालेख में तो समारोह की निंदा हुई है। और 9वें के साथ साथ 10वां भी उसी से रिलेटेड है। ख्यातियों की भी निंदा करी है। ख्याति की निंदा, हमें पोस्ट मिल जाती है तो पोस्ट के अनुसार हम क्या करते हैं, उस पोस्ट को जो है हम गलत तरीके से उपयोग करते रहते हैं। करते नहीं करते हैं, है ना? उस तरीके से तो ख्याति और गौरव की भी निंदा की गई है। और अगर बात करी जाए 11वें में, तो 11वें में आप बता देंगे कि धर्म की परिभाषा बताइए कि धर्म है क्या। और जिसे धर्म की परिभाषा नहीं मालूम हो तो हमारा महात्मा बुद्ध वाले हमने 4 या 5 आपके लेक्चर बनाए हैं और उसमें उनके पूरे संपूर्ण जीवन की यात्राओं की और किस प्रकार किससे मिले होंगे, किस प्रकार उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, ज्ञान प्राप्त करने में क्या कठिनाइयां आई होंगी, क्या धर्म रहा होगा, वो सारी बातें हमने बताई हैं। आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो आपको 11वें में धर्म की परिभाषा बताइए, 9 में समारोह की निंदा करिए, 10वें में ख्याति की निंदा करी है, ये हमने चर्चा कर ली। 12वें में क्या बताया है? 12वें में कहा है सभी धर्मों के प्रति इन्होंने उदार व्यक्त करा है। सभी धर्मों के प्रति इन्होंने उदार व्यक्त करा है। और इसके साथ साथ एक बात और करी है, तो पहले मैं आपको लिख देता हूं, सभी धर्मों के प्रति उदार प्लस इन्होंने ये कहा है कि स्त्री भी बौद्ध धर्म का प्रचार करें। ये क्वेश्चन बनता है आपका, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अशोक ने अपने कौन से शिलालेख में कहा है कि स्त्रियां भी बौद्ध धर्म का प्रचार करें। तो ये आपका 12वां शिलालेख है, आप याद रख लेना इस बात को। और 13वां शिलालेख वही हो गया जो मैं आपको कल और परसों मैंने बताया था, जिसमें आपसे कहा था 13वां शिलालेख किसका है? माफीनामा है, कि अशोक ने माफीनामा लिया है। कौन सा माफीनामा? कलिंग विजय का, कि मैंने कलिंग में जो है बहुत सारे बेकसूर लोगों की हत्या कर दी। तो 13वां आपका माफीनामा है। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट आपका शिलालेख बचता है जो आपका बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है। 14वें शिलालेख में इन्होंने ये बताया है कि जनता को भी धर्म में विश्वास करना चाहिए, यानी जनता को भी धार्मिक जीवन जीना चाहिए। तो 14वें में बोला है इन्होंने जनता को धार्मिक जीवन जीना चाहिए। आई थिंक 14 के 14 शिलालेख आपको अगर आपने ध्यान से समझ लिए तो आपको याद हो गए होंगे। देखिए एक बार फिर से हम इस चीज का रिवीजन करते हैं और इसके बाद एक बहुत इंपोर्टेंट चीज और बताने वाले हैं हम आपको कि कौन सा शिलालेख कितनी भाषाओं में और कैसे कैसे कहां से मिला है। देखिए सबसे पहले हमने क्या चर्चा करी? सबसे पहले हमने ये चर्चा करी अशोक ने शिलालेख जो लिखवाए हैं उसकी प्रेरणा कहां से मिली है। हमें अशोक को प्रेरणा मिली है ईरान के जो दारा प्रथम जो राजा हैं उनके शिलालेखों से प्रेरणा मिली है कि मुझे भी शिलालेख लिखवाने चाहिए। चर्चा करेंगे फिर से। सबसे पहले हमने बात करी कि अशोक को शिलालेख की जो है लिखवाने की जो है प्रेरणा कहां से मिली है। तो हमने बताया कि अशोक को शिलालेख की प्रेरणा मिली है ईरान के राजा दारा प्रथम के शिलालेखों से प्रेरणा मिली है कि मुझे भी जो अपने भारत में शिलालेखों का निर्माण कराना चाहिए। इसके बाद हमने देखा अशोक ने 14 बड़े शिलालेख और 13 छोटे शिलालेख, उसके साथ साथ 7 छोटे शिलालेखों का निर्माण करवाया। 7 छोटे जो थे वो स्तंभ शिलालेख बोले जाते हैं। और स्तंभ शिलालेख मैंने बता दिया किस प्रकार थे। ये प्राकृत भाषा में लिखे हुआ करते थे, ऊपर जानवर बना हुआ हो करता था इनसे। जानवर भी वो जो इनके बौद्ध धर्म में भगवान बौद्ध के समय में कोई ना कोई जानवर कोई प्रतीक रहा होगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया हाथी हो गया, बैल हो गया, घोड़ा हो गया, शेर हो गया, इस तरीके से जानवर उस पर अंकित हुआ करते थे। फिर इनकी लिपि पूछ लिया करता है आपसे। तो पहले में की लिपि हमें याद करनी है, ब्राह्मी और प्राकृत लिपि में है ये। और ब्राह्मी और प्राकृत लिपि जो लिपि लिखी जाती है बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। उसके बाद खरोष्टी लिपि है जिस एक प्रकार की उर्दू लिपि जो दाएं से बाएं की ओर लिखी गई होगी। एक अरमाइक लिपि में मिलेंगे, ईरानी लिपि हो गई, और आपकी ग्रीक लिपि में मिलेंगे आपके। ये बातें हमने पढ़ी।
कल के भी अभिलेख में हमने ये बताया था, कल के भी लेक्चर में ये बोला हमने कि स्तूप बनवाए इन्होंने। स्तूप का मतलब होता है जो बौद्ध धर्म या उसके साथ साथ भगवान बुद्ध के जो भी अवशेष रहे होंगे उन अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए एक पत्थर का जो है आप एक इमारत टाइप की बनवा देंगे, वो क्या कराई आपकी अवशेष वाली स्तूप कहलाई है। कितने बनवाए? 84,000 बनवाए हैं। एक बार फिर से सुनेंगे हम। अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। स्तूप का अर्थ होता है बौद्ध धर्म के अनुयायियों या भगवान बुद्ध के जो भी शरीर के अवशेष मिले होंगे या उनसे रिलेटेड जो भी वस्तुएं मिली होंगी उन वस्तुओं को जो है एक चीज से संभाल के रखना, और संभाल के रखने के लिए पत्थर का इस तरीके से स्तूप बनवाया जाता था। इन स्तूपों की संख्या 84,000 है। इसके बाद हमने देखा इन स्तूप की भी अगर घेराबंदी करा दी जाए और घेराबंदी के साथ साथ वहां पर बैठने का स्थान बनवा दिया जाए जहां पर बैठकर उन लोगों को याद किया जा सकता हो जिसका वो स्तूप बना हुआ है, तो ऐसे स्थान को हम चैत्य बोला करते हैं। ये हमने चित्र बनाकर आपको समझाया। इसके बाद हमने आपको 14 शिलालेखों के बारे में समझाया। 14 के 14 शिलालेख हमने सारे बताए आपको। हमने आपको सबसे पहले कहा कि इन शिलालेखों को जब लिखे गए होंगे तो ये कहां पर देखे गए? 1750 में सबसे पहले टील पैंथर ने इस बात पर विचार किया कि ये शिलालेखों पर कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये पता नहीं चल पाया इन्हें। इसके बाद 1837 में हमने बात करी, जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पढ़ा है, सही प्रकार से बताया कि इनके शिलालेखों में क्या लिखा हुआ है। हमने बोला पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा के बारे में बात हुई है, दूसरे में आपके मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा के बारे में बात हुई है, तीसरे में 5 वर्ष बाद अधिकारी प्रांतों का दौरा करेंगे इसकी बात हुई है। चौथे की अगर बात करें तो चौथे में हमने आपको बताया भीरी कोश या धर्मकोश के जो युद्ध वगैरह करते हैं उसके द्वारा जो है हम युद्ध को बिल्कुल खत्म करेंगे, इसकी बात चर्चा की गई है। 5वें में धम्म महायात्रों की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है कि वो ऐसे बौद्ध भिक्षु की जो है आप या बौद्ध अनुयायियों की नियुक्ति करें जो इस बात को धर्म को आगे फैलाएं। छठे में आत्मनियंत्रण कर दिया, इन्होंने कहा कि प्रजा मुझसे कभी भी आकर मिल सकती है। 7वें में सहिष्णुता के बारे में चर्चा की है जिसमें इन्होंने बताया कि सभी धर्म समान है, सभी धर्म की जो है हमें एक तरीके से आदर करना होगा। 8वें में धम्म यात्रा की का वर्णन किया है इन्होंने, 2 धम्म यात्राएं बताई हैं, 10वें वर्ष और 20वें वर्ष की। और 20वें वर्ष की इसलिए इंपोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इन्होंने जब लुम्बिनी में धम्म यात्रा की होगी तो वहां पे इन्होंने कर फ्री कर दिया है, टैक्स फ्री कर दिया है। इसके बाद 9वें में हमने कहा जो समारोह की निंदा करी है, 10वें में ख्याति की निंदा करी है, 11वें में इन्होंने बोला है धर्म की परिभाषा क्या होगी, 12वें में सभी धर्मों के प्रति उदार बताया है, 13वें में वही माफीनामा और 14वें में बताया है कि जनता को भी धार्मिक होना चाहिए, धार्मिक जीवन जीना चाहिए। ये सारी चर्चाएं हमने अपने ये कर ली। इसके बाद आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि जो है आप ऐसा कोई एक अभिलेख बताइए जो 2 लिपियों से लिखा हुआ है, तो 2 लिपि में लिखा हुआ अगर अभिलेख आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे अशोक का एक अभिलेख है उसका नाम है शर-ए-कुना। शर-ए-कुना अभिलेख ऐसा है जो 2 लिपियों में लिखा हुआ है। आपको मैं इस तरीके से बना के बता देता हूं कि जैसे कि मैंने ये बोला ये कोई अभिलेख है तो आधा तो किसी और लैंग्वेज में लिखा है और आधा किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ये कौन सा है? शर-ए-कुना। तो शर-ए-कुना अभिलेख ऐसा है जो द्विलिपिक है आपका, द्विलिपिक मतलब 2 भाषाओं में लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन तो आपसे ये बनता है। एक ये बनता है आपका कि अभिषेक का जो अभिलेख है एक ऐसा अभिलेख भी पाए गए हैं कि वो खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं। खरोष्टी लिपि में जो लिखे हुए हैं वो है मानसेहरा और शहबाजगढ़ी का अभिलेख ऐसा है जो खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं। और खरोष्टी लिपि मैंने आपको बता दी है दाएं से बाईं ओर की ओर लिखी जाती है। तो खरोष्टी लिपि में जो लिखे हुए हैं कौन से हैं? मानसेहरा और आपका कौन कौन सा हो गया? मानसेहरा प्लस दूसरा कौन सा बोला हमने? मानसेहरा प्लस शहबाजगढ़ी। ये दोनों के दोनों कौन सी लिपि में है? खरोष्टी लिपि में है आपकी। चलिए ये बात आपको याद हो गई होगी। ये जब आप लिखें अगर आप जो है नोट्स बना रहे हैं तो इन बातों को जो है पॉइंट बनाकर डाल लें क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। आप कभी कभी भूल जाता है कोई अभिलेख ऐसे भी है जिसमें अशोक की चर्चा की गई है, तो 2 अभिलेखों के बारे में बताएंगे। मास्की और गुर्जर अभिलेख है जिसमें अशोक की चर्चा की गई है। तो मास्की और गुर्जर अभिलेख में किसकी चर्चा की गई है आपकी? मास्की प्लस गुर्जरा, मास्की प्लस गुर्जरा। गुर्जरा अभिलेख में किसकी चर्चा है आपकी? अभिलेख इसमें अशोक की चर्चा की गई है। इसके बाद
अगर बात करें, हमें एक बात और देखने को मिलती है, आपसे पूछा जा सकता है, पुराणों में हम देखते हैं कहीं कहीं नाम हमें देखने को मिला है, तो पुराणों के अनुसार इसे अशोक वर्धन करके बोला गया है। क्या बोला गया है? अशोक वर्धन। तो इसने ये कहा है कि अपने आप की तुलना करिए इसने अशोक वर्धन करके। आपसे कभी बोले कि पुराणों के अनुसार जो है अशोक को क्या बोला गया है, तो आप बता देंगे अशोक वर्धन बोला गया है पुराणों के अनुसार। ठीक है, जैसे कि देवनाम प्रिय हमने एक बार चर्चा कर ली थी, तो ऐसी इसने स्वयं को प्रियदर्शी भी कहा है। तो प्रियदर्शी जो कहा है, एक सबसे छोटा अभिलेख है, आपसे पूछा जा सकता है सबसे छोटा अभिलेख जो है बैराट अभिलेख है आपका। तो बैराट अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है, राजस्थान से मिला था ये हमें, और आप जो है ये कोलकाता के म्यूजियम में है। ठीक है, इस म्यूजियम में जो रखा हुआ है, इस अभिलेख में हमें मालूम पड़ा कि अशोक ने अपने आप को स्वयं को प्रियदर्शी बोला है। तो स्वयं को प्रियदर्शी बोलने वाला व्यक्ति कौन है? अशोक है। कहां से मिला? सबसे छोटा अभिलेख है आपका बैराट अभिलेख, या एक नाम से और पुकारते हैं इसे भब्रू अभिलेख के नाम से पुकारा जाता है। तो मैं आपको बैराट अभिलेख प्लस भब्रू अभिलेख लिख दे रहा हूं। बैराट अभिलेख, इसी का नाम है भब्रू अभिलेख। यह सबसे छोटा अभिलेख है और इस पर इस अशोक ने स्वयं को प्रियदर्शी बोला है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस लेक्चर के सभी नोट्स बना लेंगे। नोट्स बनाने के बाद जो है आप एक तरीके से इस चीज को लिखकर याद कर लेंगे। एक या दो बार अगर आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे तो ये सारी चीजें आपको अपने आप याद हो जाएंगी कि कहाँ से चीजें कैसे कैसे लिखी गई होंगी, सबसे छोटा अभिलेख कौन सा होगा और किस अभिलेख पर क्या पाया गया। ये सारी बातें हमने आज कर ली। ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है कि बैराट अभिलेख कहाँ से मिला है? राजस्थान से मिला है, और इस समय कहाँ है? कोलकाता के म्यूजियम में रखा हुआ है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा अशोक का अभिलेख जो है कोलकाता के म्यूजियम में रखा हुआ गया है। तो भब्रू अभिलेख या बैराट अभिलेख की चर्चा करेंगे, जिस अभिलेख पे इसने स्वयं को प्रियदर्शी के नाम से पुकारा है। इस बात को आप याद कर लेंगे। ध्यान से लेक्चर को सुनते हुए आपको याद करना है। ठीक, शुरू से लेकर एंड तक के वीडियो को आप देखते चले जाएं, बार बार देखते चले जाएं, जिससे कि आपको इतिहास एक तरीके से एक लाइन से आपको याद होता जाए। इसके बाद अशोक का कल के लेक्चर में हम अंत करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे कि अशोक के अंतिम वंशज कौन से रहे होंगे और वो कौन से धर्म के अनुयायी रहे होंगे, और उसके साथ साथ उनका जीवन किस प्रकार बीतता होगा। ठीक, हमारी जो है बुक्स हमें क्या बताती हैं, उसके साथ साथ उसके बाद कौन सा वंश चला होगा और उस वंश ने किस चीज की कट्टरता दिखाई होगी। ये सारी बातें हमें कल के लेक्चर में सीखनी है। कल का लेक्चर फिर से बहुत इंपोर्टेंट हो जाएगा, एक कहानी की तरह लेक्चर चलेगा। कल आपको कहानियां सुनाई जाएंगी इन लोगों की कि आगे जो वंश आएगा उन्होंने किस तरीके से काम किया है और स्वयं को क्या क्या बोला है, जो हम आपको लिखकर कहानियां पढ़ाएंगे। वीडियो को आप देखते रहें, इतिहास के बारे में अच्छे से जानकारी लेते रहें। अब मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो ये काम आप स्वयं करेंगे। धन्यवाद।